हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2026 में आने वाले हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है परागण किसे कहते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है। पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की घटना को परागण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्व परागण और एक होता है अपने पास पर परागण। अब आप देखिए, जैसा कि हम क्या समझ पा रहे हैं, परागण का सिंपल सा मतलब होता है, परागण का मतलब होता है पराग कण का। अब देखिए ध्यान से, देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपके पास में क्या है, पराग के बारे में, हम पराग कण के बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये पराग कोश होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी पराग कोश है। तो पराग कोश में क्या पल रहे होते हैं, ये पराग कोश के अंदर यानी इसके अंदर पोलेन ग्रेन होते हैं, यानी कि पराग कण होते हैं। तो पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। अब ये पराग कण किसका हिस्सा है, तो ये मेल का हिस्सा है, मतलब कि ये पुरुष वाला हिस्सा है। ठीक है, मेल फीमेल। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस जगह से आपको अगर यहाँ दिख रहा हो तो आपके पास में यहाँ पे एक मधुमक्खी है, जो कि यहाँ अगर बारीकी से आप देखो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे क्या चिपका है, पोलेन को। पोलेन मतलब जैसे शुक्राणु होता है इंसानों में, इंसानों बोले तो मेल में, है ना, मेल में शुक्राणु होता है। ऐसे ही ये जो पोलेन है ये शुक्राणु की तरह ही होता है, जो कि पुष्प के मेल भाग का हिस्सा होता है। अब ये क्या करता है कि जब कोई एजेंट मतलब कारक, यहाँ कारक के रूप में मधुमक्खी है, ये कभी ऐसा हुई होगी कि इस पे पुष्पों पे बैठी होगी। जब यहाँ बैठी होगी तो इसके पैर के पास में ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे ये पोलेन ग्रेन यानी कि पराग के कण चिपक गए होंगे। अब ये क्या कि कभी तो ऐसे ये उड़ करके और फिर दूसरे वाले पे गई होगी, दूसरे पुष्प में। ठीक है, तो दूसरे पुष्प का मतलब क्या, दूसरे पुष्प का मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि ये मेरे पास में गुलाब का पुष्प है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि गुलाब तो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे मान ले रहे हैं हम लोग कि अगर ये गुलाब का पुष्प है, उसी बागीचे में जिस बागीचे में गुलाब वाला पुष्प है, उसी में ये भी वही पौधा यानी गुलाब का ही पुष्प हो, तो देखिए तो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि यहाँ पे जो गुलाब का पुष्प है वो एक ही में नहीं ना है, एक ही जात के हैं दोनों, लेकिन एक ही डाली में नहीं दोनों है, अलग अलग पेड़ के हिस्सा हैं। ये अलग अलग पेड़ मतलब अलग अलग पौधों के हिस्सा हैं। तो यहाँ से ये जाकर के मधुमक्खी और यहाँ बैठ गई। तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, स्टिग्मा कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो जब वर्तिकाग्र कहते हैं तो ये आपका किसका हिस्सा होता है, ये फीमेल वाला हिस्सा होता है, यानी मादा वाला हिस्सा। तो नर वाले हिस्से से कौन गया बेटा, नर वाले हिस्से से हमारे पास में पराग कण गया है। अच्छा, अब कहाँ जा रहा है ये, तो ये जा रहा है हमारा पराग कण, कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा में, यानी मादा वाले हिस्सा में। मादा वाला हिस्सा यानी कि ये जो इसको बोलते हैं, इसको आप लोग हिंदी में अब वर्तिकाग्र किसका हिस्सा है बेटा, इसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। और ये किसका हिस्सा है, ये मेल का हिस्सा कि फीमेल का, तो ये मादा का हिस्सा यानी फीमेल का हिस्सा है। तो इसको क्या बनाएंगे, इसको अगर हमको समझ में आ गया तो फिर ये देखिए, तो पराग कोश में से पराग कण कहाँ पहुंचे हैं, वर्तिकाग्र में पहुंचे हैं। ठीक, तो इसको यहां से ये चीज ऐसे पहुंचा, लेकिन हम और आप नहीं पहुंचाए हैं। पहुंचाई कौन है, ये मधुमक्खी पहुंचाई है। तो मधुमक्खी यहाँ पर क्या कारक का काम कर रही है, करने वाली है ना, कारक मतलब करने वाली, तो यही तो काम करवा रही है। इसी के माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ पे परागण की क्रिया हो रही है। तो बस अगर कहेगा परागण किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से बोलिएगा पुष्प के पुंकेसर से, या आप लोग कहिएगा किसी पुष्प के पराग कोश में से पराग कण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये परागण दो प्रकार के होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अपने पास में हनी बी है,
यानी कि मधुमक्खी है वो यहाँ के नर वाले हिस्से से चिपका करके अपने शरीर में पोलन ग्रेन को यानी परागकण को इस वाले पुष्प में यानी दूसरे वाले गुलाब के पुष्प में ले जाके उसके मादा वाले भाग में यानी वर्तिकाग्र में छोड़े, तो दूसरे वाले में छोड़ोगे तो इसको क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे यानी कि पर परागण। लेकिन एक होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। स्व मतलब अपने आप में, परागण देखिए आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। स्व माने अपने आप में, अपने आप का क्या मतलब होता है? एक ही पुष्प में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जब ये आपने कहा कि नर वाला हिस्सा है और ये मादा वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पे कोई जरूरी है कि जो आपका परागकण है ये यहीं पर जावे? हमने कहा बिल्कुल आप बात सही सोच रहे हैं। अगर कहीं पर ऐसा होगा कि यहाँ का पोलेन ग्रेन यानी पोलेन ग्रेन मतलब पराग के कण कहीं इसी पुष्प के सेम उसी पुष्प में उसी पुष्प का पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचे मतलब इसी से, है ना, देखिए ये बगल ही में पहुंच जाए तो उसी पुष्प में हो रहा है ना, तो इसको स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? स्वपरागण। अच्छा, और अगर ऐसा क्यों नहीं होता? कभी कभी ऐसा इसलिए नहीं होता, कभी कभी होता है लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता बेटा, इसलिए क्योंकि देखिए कभी तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो नर वाले हिस्से हैं वो अभी मेच्योर नहीं हुए हों, मादा वाला मेच्योर हो गई हो हैला, और यहाँ पे देखेंगे कि इसका मादा वाला मेच्योर न हुआ हो और इसका कौन सा? इसका ये नर वाला मेच्योर हो गया हो, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? अब अगर आप लोग कोई बात आ गया तो डिफिनेशन पे आ जा रहे हैं हम कि पराग कोश में बने परागकण, भाई पराग कोश में ही परागकण बनेंगे। अच्छा, परागकण जब बन जाएंगे तो उनका काम रहेगा कि कोई उनको मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर, देखिए अगर ये देख रहे हैं आप ये वाला, तो ये वर्तिकाग्र है यानी मादा वाला वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की घटना को परागण कहते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं इसको पहुंचाने का काम, जैसे आपको हम बोल दे कि वायु कर सकता है, हवा, या फिर जल की बूंदें कर सकती हैं, या फिर आपके पास में कारक के रूप में अगर बात की जाए भंवरा कर सकता है, मधुमक्खी कर सकती है, जैसा कि हमने अभी बताया है। स्वपरागण में क्या होगा? जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, हाँ उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहेंगे। और परपरागण किसे कहते हैं बेटा? परपरागण में होगा कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास में पुष्प है और ये भी आपके पास पुष्प है, तो पता ये चला कि यहाँ का परागकण यहाँ के वर्तिकाग्र में पहुंचा है तो परपरागण। और अगर उसी पुष्प में हो रहा हो ये घटना तो इसे क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। अब ये आपको एग्जाम में बने रहिए, अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप देखिए इसको, अगर आगे हो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आप लोग यहाँ पर बीटी कॉटन, देखिए अगर मुझसे आप कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है बेटा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको हम नहीं बता सकते अभी के लिए, क्योंकि मेरा एकदम फोकस इस चीज़ पे कि बीटी कपास क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्योंकि ये देखिए बीटी कॉटन हम आपको बताते हैं, यहाँ पर एक बीटी कहाँ से आया है, तो एक आपके पास बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या होता है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये आपके पास बैक्टीरिया है, तो इसी को बी से यहाँ पे क्या हो गया? देखिए ये बी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो बी से बैसिलस हो गया। अच्छा, और यहाँ पर टी है, बीटी में टी भी तो है, तो इसका मतलब थुरिनजिएंसिस। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में पाया जाता है। ओके, यहाँ तक आ गई। अब समझिए कि कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या काम किया है। देखिए परिभाषा हम बता रहे हैं, यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसल है। कौन? बीटी कॉटन। क्यों? क्योंकि इनके जेनेटिक में इनके डीएनए में चेंजिंग किया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा मॉडिफाई किया गया है। आते हैं आगे, देखते हैं क्या ये है पूरा कहानी। इसमें बैक्टीरिया का जीन डालकर, किसका? बैक्टीरिया का। कौन सा? ये जो बीटी वाला बैक्टीरिया है, इसका जीन डाला गया है। अभी बताते हैं क्यों डाला गया है। अब बने रहिए वीडियो में, नहीं मजा आया तो फिर कहिएगा। जीन डालकर इसे कीट प्रतिरोधी बनाया गया है। अच्छा, किसको? जीन को कैसा बना दिया गया है?
कि अब कीट लगे तो कीट उसका कुछ ना कर पाए, कुछ उसका हानि न पहुंचा पाए। इसका उद्देश्य क्या था? यानी बीटी जो आपके पास में फसल है, या फिर आप कहिए कि आपके पास में जो जीएम क्रॉप्स होती हैं, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स होती हैं, उनकी उद्देश्य क्या है? देखिए, कपास और खास करके बीटी काटने की बात हो रही है, तो कपास की फसल को बर्बाद करने वाली सुंडियों, सुंडी का मतलब होता है एक बॉल वार्म होते हैं, से बचाना। अब होता क्या था, यहाँ पे होता ये था कि ये लोग आते थे यहाँ पर, इस काटन को, एक काटन है ना अपने पास, इस काटन को ये खाने लगते थे। कीड़े एक प्रकार के होते हैं, तो खाने लगते थे। अब किसान को इससे क्या होता था? बड़ी नुकसान होता था। उनके पूरे विश्व में ये बातें चल रही थी, न भारत पर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये बातें हैं। ये पूरा खा ले रहे थे, ये पूरा सड़ जाता था, काले काले पड़ जाते थे। तो बताइए, अब वो लोग क्या करते थे, हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा इन कीटनाशक का मतलब कीटनाशक दवा का प्रयोग करते थे ताकि मर जाएं। अच्छा, कीटनाशक दवा का प्रयोग करते थे तो कीटनाशक मार्केट में फ्री में तो आएगा नहीं, तो एक तो बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करना होता था। दूसरा, कीटनाशक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक्स यानी कि पैसे के रूप में अगर देखा जाए, पैसे के हिसाब से अगर बात करो आप, तो किसानों की जेब ढीली पड़ जा रही थी बेचारों की। अच्छा, उसके बाद होता था कि बहुत ज़्यादा क्यों डालना पड़ता था? क्योंकि ये अंदर ये घुस जाते थे, तो उन पे डायरेक्ट ये कीड़े मर नहीं पाते थे। तो ओवरऑल पूरी पूरी तरीके से जब तक कि बीटी फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई फसल नहीं आया, यानी कि इसमें क्रांति नहीं आई, इनके जीन में परिवर्तन नहीं किया गया, किन के जीन में भी हम आपको बता रहे हैं, टेंशन न रखें आप। तो तब तक क्या करता रहा ये कीड़े इनका नुकसान करते रहे। ठीक है, किनका? इन काटन के फसलों का। आप समझिए, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, यहाँ पर आपको ये कीड़े दिख रहा है, ये कीड़ा दिख रहा है, देखिए एकदम काला काला कर दे रहा है ना। अब क्या हो रहा है कि अब रुई एकदम खराब हो जा रही है। तो क्या है, ये एक प्रकार का अमेरिकन बोलवर्म है जो सबसे अधिक नुकसानदायक होता है। और ये एक तो पिंक बोलवर्म होता है, मतलब कि गुलाबी सुंडी होता है। यह बीज के मतलब यह बीज को अंदर से खा लेता है। कौन? गुलाबी वाला। मतलब ये सब क्या है, चाहे गुलाबी सुंडी कहे, चाहे अमेरिकन सुंडी कहें, ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं। समझिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक होता है स्पॉटेड बोलवर्म यानी कि चित्तीदार सुंडी होता है। तो ये क्या करता था कि ये कपास के बाल में छेद कर अंदर घुस जाता था। आप देख रहे ना, इसे छेद करके इसे अंदर चला जाएगा। ये अंदर से बीजों और रेशों को खा जाता था, जिससे फसल काली पड़कर खराब हो जाती थी। आप देख पा रहे हैं ना। परिणाम क्या निकलता था कि पैदावार में भारी कमी आती थी और किसानों को बहुत ज्यादा पैसा यानी आर्थिक नुकसान होता था। अब क्या किया गया? अब इसमें यह किया गया कि इन कीड़ों को कि ये कीड़ा आए ना, इनको मारा जाए। कैसे मारेंगे हम इनको? तो हम इनको कीड़ों को मारने के लिए एक चीज करेंगे। एक एक मिट्टी में पाया गया है बीटी। बीटी मतलब बैसिलस थ्रिंजियसिस, ये बैक्टीरिया है, ये मिट्टी में पाया गया। तो इसकी खास बातें क्या थी उस मिट्टी का, और इससे क्या मतलब उसका है? आइए देखिए, ये रहा आपके पास में ये बैसिलस थ्रिंजियसिस, ये आपके पास में मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रकार का इसका डीएनए देखिए, ये पूरा डीएनए ये दिख रहा है ना पूरा। तो ये मतलब जीन है, क्राई जीन। अब ये देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। ये क्रिस्टल प्रोटीन का खासियत क्या है? ये अपने पास जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाया है ये बैक्टीरिया, बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसलिए क्योंकि ये क्रिस्टल प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्राइजीन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वैज्ञानिकों ने बैसिलस थ्रिंजियसिस बैक्टीरिया से विशेष जीन निकाले जिन्हें क्राइजीन कहा जाता है। ये जीन विषालु प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो ठीक नहीं होता है हमारे उन विषाणुओं या कीटों के लिए जो हमारे काटन को खाया करते थे। अभी आगे देखिए क्या कह रहा है ये। अब यहाँ पर क्या होता था कि देखिए, सुंडी जो यहाँ पे जैसे ये है ना, इसका मौत आना है, तो कैसे इसकी मौत आती थी? देखिए यहाँ क्या किया गया था कि जो हमारे पास में यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा देख रहे हैं आप लोग, इसको देखिए ये पूरा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि उस बैक्टीरिया के अंदर देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सब के सब एक्टिव टॉक्सिन है, यानी कि सक्रिय जहर हैं। अब क्या होता था कि देखिए, यहाँ सुंडी जैसे ही बीटी कपास की पत्ती या बाल को खाता था, ठीक है,
तो क्राई प्रोटीन उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। अब जब प्रवेश कर जाएगा तो प्रवेश करके क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्राई प्रोटीन है। अच्छा, जो कहाँ से मिला है, बीटी वाले से। बीटी मतलब बैसिलस थ्रिंजिएसिस, जो कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया था उसी से। अच्छा, अब पौधे में यह जहर निष्क्रिय होता है, पौधों में निष्क्रिय होता है। किस पौधे की बात कर रहे हैं, काटन की, उसमें निष्क्रिय होता है। तब जब निष्क्रिय रहेगा तो इसका मतलब हमारे काटन के पौधों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही कीट इसको खाएगा तो कीट को वो कीट के आंतों में पहुंच जाएगा, और आंतों में पहुंचने के बाद वहां क्षारीय माध्यम इसे सक्रिय बना देते हैं। आंतों में क्षारीय माध्यम इसको क्या बना देते हैं, सक्रिय बना देते हैं। किसकी आंत की बारे में बात हो रही है, जो बैक्टीरिया, जो कीट इसको खाते थे, मतलब कि ये कीट है ना, यही इसको खाया है। अच्छा, खाया है तो इसके आंत में चले जाएगा, क्या चला जाएगा, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कहाँ है, किसका हिस्सा है, तो ये बीटी यानी कि बैसिलस थ्रिंजिएसिस जो बैक्टीरिया है उसी का हिस्सा है प्रोटीन में। और वो प्रोटीन जब ये खा लिया तो अब कहाँ चला गया, ये इसके पेट में चला गया, आंत में, और आंत में वो एक्टिव हो गया। और एक्टिव होकर के देखिए ये देख रहे हैं, ये सब देखिए, ये सब इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिए। और लास्ट में क्या हुआ, ये कोशिकाएं सूज कर फट जाती हैं इस कीड़े की, और कीट खाना, मतलब देखो यहाँ पे लिखा है फट जाती है, कीट खाना बंद कर देता है और 2-3 दिन में उसकी मौत हो जाती है। तो बताइए, अभी तक जो फसल में कीट लग रहे थे, तो अब बीटी फसल यानी कि जो हमारे पास में जेनेटिकल मॉडिफाई कपास की जो फसलें हैं उसमें उसके बीज में ये डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, किसके बीज में, कपास के बीज में डाल दिया गया। क्या डाला गया, बीटी यानी काटन। अब यहाँ बात करिए काटन की, तो काटन में क्या डाला गया, तो हमारे पास में ये जो सुंडी है, ये इसकी मौत हो जाती है। क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, और कैसे मौत हो गई ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लाभ मिला, इससे मिला कि यह केवल लेपिडो, देखो लिखा है यहाँ पे लेपिडोप्टेरा वर्ग, एक प्रकार का वाल्ववर्म है, को मारता है। और ये आपको नुकसान, मतलब आपका यहाँ पे देखिए कि मित्र कीटों जैसे लेडी बग, मकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये हमारे लिए हर मतलब इस काटन के क्षेत्र में ये मित्र का काम करते हैं, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब ऐसा किया गया तो पहले तो एक तो अधिक पैदावार होने लगी। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि अब किसान अब कीटनाशक का छिड़काव कम करेगा, लगभग ना के बराबर करेगा, और लागत भी कम आएगी, और अब उससे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, किसका, किसानों का। तो ये लाभ होता है। तो ये चीज़ें जो आपने अभी तक सुना, इसको आराम से लिखिएगा। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। परजीवी जंतु क्या होता है, देखिए ये बायोटेक वाला जो आपके पास है, बायोटेक्नोलॉजी वाला हिस्सा आपके क्लास 12 में उसी का है। तो कह रहे कि ये विकसित कैसे किए जाते हैं, तो देखिए ध्यान से आप, ये आपके पास नेचुरल डीएनए होता है, ये वाला नेचुरल डीएनए है। ये आपका सामान्य कंडीशन अभी यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब इसको संशोधित कर देंगे, अब आप कहोगे संशोधित क्यों कर रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं। पास में नॉर्मल डीएनए है। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो कि इस नॉर्मल डीएनए में कहीं यहाँ पर दोष आ गया हो, दोष का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हम बात करें किसके सेंस में, अगर हम बात करें, देखो पहले यहाँ पे दोष समझो, ये दोष है, मान लीजिए यहाँ पे इतना दूर में दोष है और यहाँ पे भी दोष है, तो यहाँ क्या करेंगे वैज्ञानिक, इसको इस जीन को काट देंगे, काट करके, और उसके बाद में यहाँ पर इस मतलब यहाँ के जो जीन है, मतलब डीएनए है, उसको मॉडिफाई करके, और फिर वो जब शुद्ध हो जाएगा तब क्या करेंगे, वहाँ फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ा गया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ा गया है, तो ये संशोधित डीएनए हो जाएगा। क्यों हमने संशोधित हमको करना पड़ा, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ खराबी थी, यहाँ कोई कमी थी, यहाँ भी कोई कमी थी, जो सामान्य डीएनए है वहाँ कोई कमी थी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मेरे पास में कोई गाय है, और गाय मेरे पास में मात्र 2 लीटर वो दूध देती है, 2 लीटर वो अगर दूध दे रही है बेटा, तो और मुझे चाहिए कि ज़्यादा वो थोड़ी दूध अच्छा खासा दे, ज़्यादा मात्रा में दे, 6 लीटर 5 लीटर ऐसे कुछ करके दे। तो क्या करेंगे कि हर एक वहाँ पे उसका लक्षण क्या है कि मतलब जो 2 लीटर दूध है उसको हम 4 लीटर 5 लीटर करना चाहते हैं, तो पहले उसके डीएनए को चेक करेंगे कि उसके डीएनए में कहाँ पे
ये प्रॉब्लम है कि वो 2 लीटर क्यों दे रही है। अगर वो आपको पता चल जाए कि इसी की वजह से 2 लीटर, इसी जीन की वजह से ये 2 लीटर दे रही है, अगर ये जीन को कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब संशोधित कर दिया जाए और ये 2 से 4 लीटर दूध देने लगे, तो वैज्ञानिक यहाँ के, अगर उनको पता चले तब, तो वैज्ञानिक यहाँ के इतना दूर के यहाँ पे इतने सेगमेंट को काट करके, मतलब काटने का मतलब उसमें संशोधन करके, इसको सीक्वेंसिंग करके फिर इसको बैठा देंगे उस जगह पे, तब कहेंगे हम लोग कि ये संशोधित जीन हो गया। अब ये क्या करेंगे, इस जीन को हम क्या कहेंगे, इसको संशोधित जीन या संशोधित डीएनए कहेंगे। इसका काम क्या होता है, आइए और आगे जानते हैं। देखिए, अब उससे थोड़ी सी पहले समझ लीजिए। कहता है कि ट्रांसजेनिसिस, हाँ, ट्रांसजेनिसिस मतलब होता है पहले जो डिफेक्टिव, यहाँ पे देखिए जो मैंने बात कहा था, ये मान लीजिए कोई डिफेक्टिव आपके पास जीन है, यानी कि जो खराब है, तो उसको हम अलग कर देंगे काट करके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसके जीन में, यहाँ पे देखिए इसका मोल्टन फॉर्म यहाँ पे ले लिया हमने। लेने के बाद में हमने क्या किया, विदेशी, देखो विदेशी जीन का मिश्रण, मतलब कि उस जीन को जो हम चाहते हैं बाहर से मिलाना, तो बाहर को यहाँ विदेशी कह रहा है ना, मतलब यहाँ विदेशी आप नहीं लिखे तभी चलेगा, बाहरी जीन को मिलाते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो क्या कर जाए, ये इसमें इसके जगह पे खराब वाले सेगमेंट के जगह पे, टुकड़े की जगह पे वो जो हम डालना चाहते हैं वो इसमें आ जाए यहाँ पे बीच में। इसका मतलब कि इसके नेचुरल जीन को मैंने काटा, उस हिस्से को काट करके, और यहाँ पर बढ़िया वाले, यानी कि जो 5 लीटर वाला, आप ऐसे याद कर लीजिए, 5 लीटर वाला जो गुड़ वाला जीन है कि 5 लीटर दूध देगी, वैसा गुड़ वाला प्रॉपर्टी वाला अगर कोई जीन बाहरी है, उसको इसमें मिला के इसको तैयार करते हैं। इसी तैयार करने की क्रिया को ट्रांसजेनिसिस कहते हैं। अब जब ये तैयार हो जाता है तो फिर इसको उस जंतु में इंजेक्ट करवा दिया जाता है, तब अब वो जो जंतु होगा वो पारजीनी जंतु कहलाएगा। अब उसके पास वो गुड़ नहीं रह जाएगा कि 2 लीटर अपना दूध दे, वो 5 लीटर दूध देने लगेगी, माने उसके अंदर नया गुड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा कि पारजीनी जंतुओं का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसे ट्रांसजेनिसिस कहते हैं। अब किस प्रक्रिया से हो रहा था, आपने देखा था कि यहाँ पे डिफेक्टिव, यानी कि जो जहाँ कमी थी उस जीन को उन्होंने काटा, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको मोल्टन फॉर्म में लिया, और लेने के बाद में फिर इसने क्या किया, उसको बाहर से जो अच्छा गुड़ वाला जीन है उसको इसमें मिलाया, और उस मिलाने के बाद में इसको इसके अंदर इंजेक्ट करा दिया। तो अब ये सामान्य रूप से अब वो गाय नहीं मानी जाएगी, अब ये ट्रांसजेनिसिस गाय मानी जाएगी। मतलब जो भी हो, या रैट को ले लो आप एग्जांपल, तो ये ट्रांसजेनिसिस वाला रैट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया है, आगे बढ़िए। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और टेक्निकली भाषा में कहना चाहते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कहिए कि वे जंतु जिनके शरीर में एक बाहरी डीएनए, जिसको फॉरेन मतलब उसको विदेशी बोल रहा था ना, प्रवेश कराया गया हो। देखिए यहाँ से फॉरेन वाले को ये क्या कर रहे हैं, बाहरी वाले को, देखो बाहरी यहाँ लिखा है ना, बाहरी वाले को यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं। एक और सा है, ये अपना नॉर्मल वाला था। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर ये मिक्स होने के बाद में, अच्छा ये जब ऐसा मिक्स हो रहे हैं तो ये एक नया प्रकार के संशोधित डीएनए बन जाएंगे, और जब इसको हम किसी जंतु में इंजेक्ट कराएंगे जिसमें हम चाहते हैं कि जिसका दूध बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 2 लीटर वाले 5 लीटर कराना चाह रहे हैं, किसी गाय का या भैंस का, किसी का भी कराएं, तो वहां पर उसको हम पारजीनी जंतु, अब नॉर्मल जंतु नहीं कहेंगे, पारजीनी जंतु कहेंगे। तो उसकी गुण अब चेंज हो जाएगी सामान्य से। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगर वीडियो आपको आ रहा हो समझ में तो लाइक करना ना भूलें आप लोग, सब्सक्राइब शेयर भी करें। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपके पास में पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछता है कि आप मधुमक्खियों के बारे में बताइए कि उसमें कैसे होता है। तो देखिए 3 प्रकार की मधुमक्खी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। एक होती है श्रमिक, श्रमिक मतलब हजारों की संख्या में होती है, ये अविकसित मादा होती है, और ये कॉलोनी का सारा काम, यानी साफ सफाई, भोजन, सुरक्षा, इसका काम होता है श्रमिक का। फिर है यह रानी मधुमक्खी है, कॉलोनी में केवल एक ही रहेगी ये, और पूर्ण विकसित मादा है। यहाँ पे देखिए अविकसित मादा श्रमिक, और ये पूर्ण विकसित मादा है, और ये केवल इसका कार्य क्या है, केवल अंडे देना, जबकि इसका काम क्या होता था, झाड़ू करना, मतलब सफाई करना, भोजन, सुरक्षा, ये सब। और ड्रोन वाला जो है वो क्या करे, सैकड़ों की संख्या में होते हैं, और ये नर वाले हिस्सा होते हैं। तो मतलब ये पक्का हो गया कि ये मादा वाला हिस्सा है, ये भी मादा वाला हिस्सा है। नहीं, श्रमिक कौन सी है, मादा वाला है, और जो ये जो रानी मधुमक्खी वो भी मादा है, जबकि इन दोनों मादाओं के बीच में एक ऐसा होता है जो नर होता है, और एक मतलब कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं। और कार्य क्या होता है, केवल रानी के साथ, एक जो रानी मधुमक्खी है उसके साथ में प्रजनन करने का। आपको अभी यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन से पहले हम बता दे रहे हैं।
देखिए एक होता है जो मादा होती हैं, देखिए ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, मादाओं में होता है फैलोपियन ट्यूब, और ये अंडाणु है, मतलब अंडाशय है, इसमें अंडाणु ये सब है। तो ये बताइए अंडाशय परिपक्व होकर के यहाँ पर ऐसे आएंगे और इधर से शुक्राणु जाता है मेल से, और यहाँ पे जाके ये दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ निषेचन होता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ऑपरेशन करा दिया जाए, नसबंदी जिसको बोलते हैं, तो बताइए ये आपका फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब कट गया कि नहीं। तो अब बताइए जब कट गया तो ये सब जो ये सब दिख रहे हैं, जो यहाँ पर अंडाणु दिख रहे हैं, वो कैसे यहाँ पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। तो अगर अभी आगे आएगा क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे महिलाओं में इसी प्रकार से क्या होता है, नसबंदी होती है। ओके, अब याद रखिएगा। अभी आगे देखिए, हम बात करें पुरुष में, तो पुरुष में ये टेस्टिज है, ये पूरा स्क्रोटम है, इसको पूरा स्क्रोटम बोलते हैं। और ये वाले ये जो होते हैं दो, ये स्क्रोटम है पूरा, क्या है स्क्रोटम, और ये क्या अपने पास है, क्या बोल दीजिए, ब्रीसड़, इसको ब्रीसड़ बोलते हैं, आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं से स्पर्म बनता है मेल में। तो लेकिन देखिए अब वो स्पर्म बन करके इसी रास्ते जाता है, तो यहाँ पे कट कर दिया गया। जब कट कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, नस मतलब नस बंद हो गया। अब यहाँ पे शुक्राणु जब जाएगा ही नहीं, तो फिर ये बाप बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो ये आपको अगर आ गया हो, मतलब कि जब अभी मैं पुरुषों में नसबंदी बताऊंगा तो यही बात आपको बताऊंगा। तो ये बात आप लोग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको तो आप लोग देख लिए होंगे ना। देखिए यहाँ पे काट करके इसको बांध दिया गया, यहाँ पे तो नसबंदी से बोलते हैं पुरुषों में, और महिलाओं में भी बता दिया हमने आपको। आगे बढ़िए, कभी देखिए यहाँ पे कह रहा है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कैसे लिखना होता है। एल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए, कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एल्कोहल के कुप्रभाव। अब देखो, एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, यानी नशीला पदार्थ, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। एल्कोहल निम्नलिखित कुप्रभाव डालता है। आपको पता है कि अगर बहुत ज्यादा इसका आप सेवन करते हैं तो बेहोशी तो होता ही होता है, आदमी मर सकता है, मृत्यु उसकी हो जाती है। एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति क्या हो जाएगा, बर्बर हो जाएगा, अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हिंसा कर सकता है। तो वही कह रहा है कि हिंसा का रूप ले लेता है। अच्छा, अब जब कोई पिएगा तो धन की कमी तो होगी, जिसकी वजह से जब उसके पास में पैसा रह नहीं जाएगा, लेकिन उसकी लत, उसकी व्यसन तो है ही कि वो पिएगा, बार बार डिमांड करेगा उसका दिमाग कि भैया लाओ पीने के लिए, और उसके पास में कुछ नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा, पीना तो है उसको हर हाल में, जीना है तो पीना है उसको, ऐसा कुछ, तो वो चोरी करेगा, है ना। चोरी करेगा तो ठीक तो बात नहीं है, लेकिन अब क्या करा जाए, यानी चोरी करने पर मजबूर हो जाएगा वो। अब जब चोरी करेगा तो इसका मतलब कि वो एक प्रकार का आपराधिक कृत्य कर रहा है। अच्छा, गर्भावस्था में कोई स्त्री है, और अगर वो कहीं अल्कोहल ले रही, तो गर्भाशय में जो पल रहा बच्चा होता है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज ये बहुत गलत चीज होती है, इसलिए इसका आप लोग क्या करें, इसको आप रोकें, आप अपने स्तर पर उसको रोकने की कोशिश करें। इससे पूरी तरीके से समाज में गंदगी फैल रही है। अब यार टीकाकरण क्या होता है, जैसे आपको लगा था कौन सा टीका, अभी हाल ही में हम लोग को लगा था टीका कोरोना का। तो कोरोना के टीका में, कोरोना के वैक्सीन जो हम लोग को लगा था उसमें क्या था, एक्चुअली में उनमें कोरोना के ही वायरस हम लोग के अंदर डाला गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो कह रहा है चाहे वो मृत का हो या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ टीके को, अब उनसे क्या बनेंगे, टीका, और उसी टीका को शरीर में हम क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, और जब प्रवेश करा देंगे कहेंगे हमारा टीकाकरण हो चुका है ना। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, चेचक आदि रोगों के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि अगर देखेंगे बाहरी रोग वाला कोई एजेंट आपके शरीर में आया तो वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर रहेगा तो हमारे शरीर में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म बना के क्या एक्टिव हो जाते हैं और टी सेल बना लेते हैं। और ये क्या करता है टी सेल, ये रोग जनक को ही शीघ्र पहचान करके और वहां पे उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं अपने लेवल पर। ठीक है, आई होप ये बातें आपको आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे जैव विकास के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जानना है और इसी तरीके से लिखना है। जैव विकास यानी जीवन का विकास कैसे कैसे हुआ, हम लोग अभी के मानव कभी कैसे हुआ करते थे, अभी कैसे हो गए या कैसे दिख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जैव विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। देखिए उसमें सबसे पुराना और सबसे पहला जो इसके बारे में थ्योरी दिया गया, थ्योरी गढ़ा गया, वो लैमार्क के द्वारा गढ़ा गया था।
और लैमार्क ने इस थ्योरी को दिया था, तो इसीलिए इस थ्योरी को लैमार्कवाद कहा गया। वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नाम है। निवासी फ्रांस के थे। 1744 से 1829 की बातें हैं ये, उस समय की ये काल पीरियड की बात है ये, है ना। इनकी अच्छा पुस्तक देखो तो इस पुस्तक का क्या नाम है? फिलोसॉफी जूलॉजिक, है ना। महत्व क्या है इसका? यह जैव विकास का पहला तर्कसंगत सिद्धांत था, है ना। अच्छा, अन्य नाम क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत इसका अन्य नाम है। तो अब देखिए क्या कहे इन्होंने, क्या कहा? सिद्धांत तीन चार बातों पर, यानी कि आप मुख्य रूप से अगर सोचे तो चार बातों पर आधारित था। पहले नई आवश्यकताएं। देखिए बेटा, वातावरण बदलने से जीव को नई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ये बात तो सही है। जैसे मान लीजिए आज का महीना, जब मैं ये वीडियो आपका शूट कर रहा हूँ तो अभी कुछ ठंडी का महीना चल रहा है, तो गर्म कपड़े हम लोगों को पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि ठंड मौसम है। लेकिन क्या सच बात यह है कि अगर गर्मी का महीना पड़े तो आपको वातावरण तो चेंज हो गया, तो आपको तो ये गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे, और फिर से अगर ठंडी आएगी तो फिर गर्म कपड़ा आपको धारण करना पड़ेगा। तो वातावरण बदलने से जीवों को, अब हम लोगों को, हम लोग जीव ही तो हैं, तो हम लोग को नया आवश्यकता पड़ता है हर एक चीज का। कभी स्वेटर पहनते हैं, कभी कुछ और पहनते हैं, अकॉर्डिंग टू मौसम के अनुसार। तो ये तो ठीक है। अब कह रहे अंगों का उपयोग और अनुपयोग। जिस अंग का ज्यादा काम होगा, जिस अंग का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे वो विकसित होगा, बाकी जिसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये इन्होंने कहा था। तो इसी पे इनको बहुत ज्यादा जलालत झेलना पड़ा, बेइज्जती कह दीजिए, झेलना पड़ा इनको। उपार्जित लक्षणों की वंशागत। जीवन में सीखे या पाए गए शारीरिक बदलाव अगली पीढ़ी में जाते हैं, ये बात नहीं सही था। इस पे भी इनको जलालत की भरी जिंदगी काटना पड़ा आगे चल करके, जब इन्होंने ये बातें बोला था। हम अभी बताते हैं क्या होता है, आप टेंशन मत रखो। नई जात का उद्भव। अब लगातार बदलाव के जमा होने से नया स्पीसीज बन जाता है। लगातार अगर उसमें बदलाव हो रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नया स्पीसीज बन जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। इन चारों का क्या मतलब है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते। रुकिए पहले मिटा दें हमने, तो आप कहेंगे कि कुछ भी ऐसे। रुकिए मिनट, ये अब ले लीजिए, ठीक है। अब ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जैसे इन्होंने कुछ बातें बताया था। उन्होंने कहा था कि देखिए पहले के जो जिराफ हुआ करते थे, है ना, वो उनके पूर्वज, मतलब पहले के जिराफ छोटे हुआ करते थे, यानी कि जो आज के जिराफ हैं इनके पूर्वज छोटे कद के थे, ऐसे जैसे कुछ बकरी उकरी टाइप की। ये खुद ये बात अपने उस थ्योरी में बोलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि कभी तो ऐसा हुआ होगा कि जमीन पे अकाल उकाल पड़ा होगा और जमीन की घास खत्म हो गई, तो फिर क्या हुआ कि इसलिए इनको को क्या करना पड़ा, इनको अपना जिंदगी बचाने के लिए, ऐसे जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये पेड़ों के पत्तों पे सहारा इनको लेना पड़ा। और पेड़ों की पत्तों की सहारा, मतलब पेड़ों के पत्ते को खाने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन को क्या किया, खींच खींच करके, और हाई पैर को उचका के, अब आगे वाले पैर को ये लोग बार बार ये सब प्रयास करते रहे। और फिर क्या हुआ, ऐसे बहुत वर्षों तक चलता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता रहा। और बाद में क्या आया कि ये आज का जो जिराफ है, क्योंकि पहले के इनके पूर्वज लोग पहले इस तरीके से ऐसे प्रयास करते थे, तो आज का जिराफ देखिए ये डीएनए में चलाया आप चीज। अब आज के बिना कुछ किए अब देखो लंबे लंबे होते हैं। तो ये गजब का तर्क था इनका, ठीक है। आप आइए देखते हैं। और अब इस पर देखिए इनको आलोचना क्या झेलना पड़ा। आलोचना इनको ये झेलना पड़ा कि देखिए अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि एक पहलवान होता है, बॉडी जो बनाता है ना, तो उसका वो तो जन्म से तो पहलवान था नहीं। अच्छा, मान लीजिए उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा पैदा हुआ, तो उसका बच्चा पैदा अगर होवे तो कुछ साल के, या कुछ साल नहीं कहिए, कुछ पीढ़ियों के बाद में उसको अब बॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बच्चे के बच्चे जो भी होंगे वो बॉडी बिल्डर होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अब भारतीय परंपरा में आ जाइए। महिलाओं के कान आज से नहीं, आदिकाल से ही छेदे जा रहे हैं, ये परंपरा रही है भारतीय इतिहास का। अच्छा, लेकिन आज भी अगर देखा जाए, छोटी बच्ची जब हमारे आपके घर पैदा होती है तो उसके कान या नाक नहीं छेदे होते हैं, है कि नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए, क्योंकि इनकी बातों को लोग ऐसे बोल रहे हैं। और तो हाथ तो तब हो गया, बताते हैं आपको। देखिए हाथ तो तब हुआ था, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, लैमार्कवाद की आलोचना हुआ था। एक वैज्ञानिक थे, अगस्त वाइसमैन नाम था, 1904 में। उन्होंने चूहे पे प्रयोग क्या किया, चूहे को 22 पीढ़ियों तक हो, जैसे मान लीजिए चूहा है, उसका पूंछ उसने काट दिया, काटा, तो काटने के बाद में फिर उससे जो पैदा हुआ चूहा, वो चूहा पूंछ था। फिर उसको भी काटा, उससे जो पैदा हुआ चूहा, उसमें भी पूंछ था। उसको भी काटा, उससे भी जो चूहा पैदा हुआ, उसका भी पूंछ का। ऐसे 22 पीढ़ियों तक किया। लेकिन जब 23वीं पीढ़ी में उन्होंने देखा, तो देखा कि चूहे की जो पूंछ वो कटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई क्या आप बात कर रहे हो। और यही बात किससे कहा, लैमार्क
की बातों को, कि मतलब ये तो खंडन कर दिया उनकी बातों को कि ये आप तो भाई कुछ भी बोल दिए ही, एम ही ऐसे, आप ऐसा नहीं कह सकते था, अंदाजी अपने कैसे बोल दिया कि जिंदगी को इस तरीके से अगर कोई बोले, और 22 मतलब सोच के देखिए 22 पीढ़ियों तक। अच्छा ये किया और कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो इनकी बातें गलत साबित हुई। अब आप लामार्कवाद की आलोचना में ये लिख दें कि हम लोग एग्जाम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पर ये कहता है कि लामार्कवाद के महत्व को कुछ बता दीजिए, तो आप कहिए भले ही इनकी सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं साबित हुई, लेकिन वातावरण में बदलाव, यानी वातावरण बदलने से जीवों में बदलाव आता है। ये बातें आपका कुछ हद तक सही है। अब आज का सत्य क्या है? आज के हिसाब से केवल वही बदलाव अगली पीढ़ी में जाते हैं जो जर्म सेल या युग्मक या डीएनए में होते हैं। शरीर के बदलाव वंशागत नहीं होते, यानी कि शरीर में अगर बदलाव हो गया तो ये बदलाव, जैसे मान लीजिए आपको बदलाव का क्या मतलब हुआ कि आपको छींक आ रही है, आपको कुछ और आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि वो बच्चों में चला जाएगा, तो ये गलत बात है। या लोहार को देख लीजिए, लोहार घन को चलाता है, 5-5, 6-6 किलो के घन को चलाता है, तो उसका नेचुरल बात है, उसका मसल्स बन जाएगा, तो क्या उसके बच्चे का भी मसल्स बन जाएगा? ये तो गलत बात है ना। तो ये चीजें आप इनके निष्कर्ष में ये लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको हल्का से यहाँ हम बता दे रहे हैं, ये भी नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर अपने उपार्जित का क्या मतलब होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए पढ़ेंगे तो उपार्जित का क्या मतलब होता है। देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागत का मतलब होता है कि देखिए, उपार्जित का मतलब यही सिंपल सा केवल मतलब होता है, जो आपने जन्म पाया, जन्म पा के फिर यहाँ जो आपने हासिल किया उसको उपार्जित बोलते हैं। बस इतना ही मतलब है। ठीक, आपने यहाँ पे जो पाया, जैसे आपके माँ बाप विद्वान हैं, तो आप पैदा होते विद्वान नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, लेकिन आपके माँ बाप को अगर चरक रहे तो वो चरक आप में आ सकता है, क्योंकि वो डीएनए में होता है। लेकिन अगर आपके माँ बाप विद्वान है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, तो आप पढ़ने लिखने में होशियार नहीं रहेंगे जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। इस धरती पे आके आपको वो लक्षण जो धरती पे आकर खुद ही इंसान पैदा करता है। जैसे आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं इतना समय, वो लोग, आप लोग अगर नहीं पढ़े तो आपके पापा तो पास हो गए हैं, हाई स्कूल पास होंगे, हो सकता हो, तो आप क्यों नहीं पास हो गए? आपको यहाँ हासिल करना पड़ा इस चीज को, तो धरती पे रहकर जो हासिल करे वो उपार्जित लक्षण बोला जाता है। और जो डीएनए में घुस के आता हो, जैसे चरक हो गया, आपको थैलीसीमिया हो गया, कई प्रकार के रोग हैं, तो वो चीजें आपके क्या हो गए, वो सब वंशागत हो गए, ये उपार्जित हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गया? आगे बढ़िए। अब थोड़ी सी हल्का से डार्विन के बारे में पढ़ लो आप। डार्विन दूसरे नंबर के बाद दिए, यानी कि डार्विनवाद, जैसे लैमार्क दिया था उसके बाद डार्विन ने दिया, तो डार्विन जो बातें बोले थे वो डार्विनवाद के अंतर्गत आया। वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स डार्विन, ब्रिटेन के प्रकृतिवादी हैं। अच्छा, ये एक बीगल है, ये HMS बीगल है, उससे ये 5 सालों तक विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने एक बुक लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति, 1859 में प्रकाशित हुआ था। इनका मुख्य सिद्धांत था प्राकृतिक चयन। उन्होंने कहा था कि प्रकृति में वही लोग अपने आप के अस्तित्व को बचा पाते हैं। मेरी बात को अच्छे सुनिए, प्रकृति में, मतलब डार्विन के हिसाब से, डार्विन के अकॉर्डिंग, इनके अनुसार प्रकृति में वही लोग अपने आप को बचा पाते हैं या वही सर्वाइव कर पाते हैं जिनको प्रकृति चयन करती है। अब प्रकृति चयन करती है, इसका क्या मतलब हम आपको बताते हैं। पहले इतना लिख करके फिर हम क्या करना चाह रहे हैं वो हम आपको तुरंत बताते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपके पास में होता है प्रकृति का चयन का क्या मतलब होता है, हम आपको दिखाते, अच्छा मतलब समझाते हैं कि क्या होता है प्रकृति चयन का मतलब। देखिए, बने रहिए वीडियो में, आपको बड़ा अच्छा समझ में आ गई चीजें। प्राकृतिक चयन का मतलब, मान लीजिए कि अगर जंगल है, एक जंगल है, उसमें 2 भालू हैं, एक जंगल है उसमें 2 भालू हैं, भालू, ठीक है, कितने, 2 भालू हैं, तो 2 भालू हैं, तो अब मान लीजिए अचानक से या मौसम धीरे धीरे से किसी भी प्रकार से परिवर्तित हुआ, तो परिवर्तित होने से मतलब परिवर्तित होने का मतलब ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगा उस जगह पे, तो केवल वही भालू जिएगा जिसके शरीर पे मोटे मोटे बाल होंगे, और वो भालू भले उसी जगह पे रह रहा है, उसी जंगल में रह रहा है, लेकिन उसके अगर शरीर पर पतले पतले बाल हैं या बहुत कम बाल हैं तो ठंड से मर जाएगा। तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने किसको चयन किया, या प्रकृति में सर्वाइवल कौन कर पाया, बताइए? जिसके जिस्म पर, जिसके शरीर पर घने बाल थे, क्योंकि घने बाल हैं तो उतना उसको ठंड नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? और यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि जो डार्विन के हिसाब से, कि मतलब जो डायनासोर आज का है, मतलब जो कल तक डायनासोर था आज इतिहास के पन्नों में है, तो वो गायब इसलिए हो गया। ठीक है, अब अंतर्जाति में ही देख लीजिए, अब अंतर्जात संघर्ष मतलब चलता रहता है। अब संघर्ष में जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। ये सजाती है, अंतर्जातीय है और वातावरणीय है। देखिए, वातावरणीय में सर्दी सूखा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था। अंतर्जाति में भी तो हो सकता है कि एक ही जंगल में शेर और हिरण दोनों है,
तो अगर शेर हमेशा हमेशा हिरण को हावी मतलब उस पर क्या करता रहे, अटैक करता रहे, तो बताइए हिरण का एक समय में खत्म हो जाएगा कि नहीं, खत्म हो जाएगा। अब सजाती सजाती में एक ही जाति से दो शेर, कहते नहीं एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो उनमें से जो शेर मजबूत रहेगा दूसरे से, वही जीतेगा, वही अपनी वंश को बढ़ा पाएगा, बाकी अगला वाला तो घायल होके खत्म हो जाएगा। तो ये जीवन संघर्ष के बारे में भी उन्होंने बताया, कौन, डार्विन ने बताया। तो डार्विन की बातें आपको समझ में आई होगी, ये चीजें आप लोगों को लिख देना है। अब आपके पास में खाद्य श्रृंखला आपको पूछ रहा है कि इस खाद्य श्रृंखला क्या होते हैं। तो देखिए किसी पारितंत्र है ना में जीवों की वह संख्या जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है, इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाद्य श्रृंखला की बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको अगर हम बहुत अच्छे से बताएं तो सबसे पहले यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होंगे। पौधे को कौन खाएगा? ये जो टिड्डा होता है वो खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगी? छिपकली खाएगी। छिपकली को कौन खाएगा? छिपकली को मान लीजिए बिल्ली खा ली। बिल्ली को कौन खाएगा? तो मान लीजिए उसको शेर खा लिया। ठीक है, अब शेर मरा तो कहाँ हुआ? सड़ा करके आप घटा नहीं कि इसमें इसको सूक्ष्म जीव इसको नहीं कहते हैं कि उसको चाल दिया पूरा, तो इसको आप घटित कर दिए, आप घटित करके मिट्टी में मिला दिए, तो मिट्टी मिला दिए, अब मिट्टी में से फिर पौधा होगा, है कि नहीं? तो ऊर्जा का आपने क्या देखा? ऊर्जा पहले पेड़ पौधे में से ऊर्जा कहाँ गया? बोका में। बोका बोले तो टिड्डा, टिड्डा हम लोगों की भाषा में बोका बोलते हैं, मैं टिड्डा में गया तो एनर्जी का देखो फ्लो किधर है। अब टिड्डा को कौन खाया? छिपकली, तो छिपकली को कौन खाया? बिल्ली, तो बिल्ली, फिर बिल्ली को कौन खाया? बिल्ली को शेर। ठीक, तो एनर्जी किधर चल रही है? एनर्जी देखिए एक क्रम में इधर चली कि नहीं चली है, तो एनर्जी का वही बोल रहा है कि अब देखो श्रृंखला बना कि नहीं बना, तो खास श्रृंखला अब कर कि पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह, देखो ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, तो देखिए इस दिशा में जा रहा है कि नहीं, इसी दिशा में जा रहा है। अब वन्य जीव क्या होते हैं भाई? कहता है वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, वन्य जीव माने जो हमारे जंगल के जीव हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व यानी कि आप उसके मालिक हो उस जंगल के, ऐसा नहीं चलने वाला, लकड़ी आप नहीं काट सकते, पशुओं को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती है। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधी जो भी कानून होती है वो राज्य के अधीन होती है, राज्य सरकार तय करता है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की अभ्यारण्य एक है, एक गांधी सागर है, एक बोरी अभ्यारण्य है, एक मालाबार अभ्यारण्य है ना। इस प्रकार से घाना पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये सब के बारे में कभी कभी आप लोगों में आ जाता है, तो प्लीज इसको भी आप लोग समझ जाइएगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर था अवशेषी अंग क्या है ना, और मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। अब समझिएगा, आप यहाँ पे खूब बढ़िया समझिए। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार: कड़, पल्लव, पेशियां, है ना, शरीर पर बाल, अक्ल, दाढ़, है, क्रीम रूप परिशेषिका, ये जाति से मतलब मत रखिए। अवशेषी अंग के ही बारे में लैमार्कवाद का अपना एक मत था कि इन्होंने कहा था कि आप जिसका मतलब उपयोग नहीं करेंगे वो अंग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे सांप के पास में पहले सांप झाड़ियों में रहता था, उसके पास पैर हुआ करते थे, तो कोई जब आहट सुनता था वो तो अपनी जान बचाने के लिए बिल में भागता था, तो बिल में जब भागता था तो ये झाड़ियों में उसकी पैर फंस जाती थी, तो वो सांप खुद नहीं चाहता था मेरे पास पैर रहे, यानी पैर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था। तो आज अब जब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो ऐसे समय के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये उसका इस्तेमाल नहीं करता था तो आज के साथ में देखिए पैर है ही नहीं है। गजब की बात बोला था। अब आगे बात की लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। तो ये जो अभी हमने आपको पीछे बताया वो पूरी बातें आप लोग आराम से टू दी पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर टू दी पॉइंट लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे, अब 100% नंबर मिलेंगी। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ और बाद में ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। बढ़िया से वीडियो को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आइए। बायोगैस क्या है? बायोगैस का उपयोग, बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। क्या है? बायोगैस क्या है? विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। अच्छा ठीक है। अब ये क्या कहता है? जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है। कितना? 50 से 70%। यहाँ ऊर्जा का एक, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कौन? मीथेन। बायोगैस का निर्माण मानव मल व पशुओं के गोबर से होता है, इसीलिए इसको गोबर गैस भी कहा जाता है।
अब बायोगैस का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, आटा चक्की और मशीन चलाने में कर सकते हैं, प्रकाश के प्रोडक्शन में कर सकते हैं, गैस के निर्माण के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट है उसका हम जैविक रूप में खाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आया बात, एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अरे संक्षिप्त क्या, बीटी फसल पे तो शुरुआती में मैंने पूरी बात कह दी आपसे, है ना? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए वही बात लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे बढ़िए। ये कहता है कि जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैविक उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यह खाद या उर्वरक की बात है। यह ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नाइट्राट, एनाबीना, ये सब। अच्छा, ये 2-3 नाम लिख लीजिएगा। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते। यहाँ पे लिखेंगे कि ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन जो मिट्टी है, मृदा है, वो अपना क्या, अपना ये जो उर्वरा शक्ति है वो खोता चला जा रहा है और हमारी जमीन बंजर होती जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है प्लाजिडियम, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, इनके उपयोग बताओ, गुण बताओ। तो किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग होकर और स्वतंत्रता से, है ना, अपने प्रतिरूप बना सके, उसे प्लाजिडियम कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुक वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। प्लाजिडियम के गुण क्या है? इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ही लिखना है। पूछता है आपसे कि डाउन सिंड्रोम क्या है। आप बताइए इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। देखिए भाई, डाउन सिंड्रोम जब गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या अगर इंसानों की बात किया जाए तो 46 होते हैं, तो इसके बजाय 47 हो जाए, तो इसके कारण उत्पन्न जो रोग होंगे वो डाउन सिंड्रोम इसको कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनके सिर गोल होते हैं और होठ नीचे की ओर लटका हुआ होता है, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि के होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति दिखाई देता है, इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आ जाइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा किसी खूनी या बलात्कारी अपराधी या पैतृक की जांच की जाती है। मान लो कि कोई बाप कह रहा है कि ये मेरा पुत्र ही नहीं है, तो उसका डीएनए से मैच कराया जा सकता है फिंगरप्रिंटिंग से कि उसका बच्चा है कि नहीं है। इस तकनीकी में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सबसे पहले अलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के खून, रुधिर मतलब लार या बाल, वीर्य, यौन द्रव या अन्य पदार्थों से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं और दोनों में समानता देखते हैं। अगर मैच कर गया तो भाई आप कुछ भी करते रहो, वो आपको आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। अपरा क्या होता है? अपरा वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही मतलब प्रथम 3 महीना अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशा में गर्भ समापन करना होता है, यानी कि गर्भ को गिरा देना।
ऐसा नहीं होता है। तो हालांकि हमेशा नहीं किया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई बलात्कारी है, वो किसी बच्ची के साथ में बदतमीजी कर दिया, तो बताइए अब या तो फिर वो उसका इस पूरे संसार में कोई उससे शादी ही नहीं करेगा, तो भाई क्या होगा? अब तो उसका तो दोस्त नहीं बेचारी का, लेकिन कोई बदतमीजी किया उसके साथ में, तो अब तो बचाना है ना फैमिली को उसको, तो क्या करेंगे? तो भाई वहां पर आप बताइए, वहां पे उसको गर्भपात कराना पड़ेगा, उसी को सगर्भता कहा गया इसीलिए। और समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? आप लोग समझ रहे होंगे। तो लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है। सही बात है, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आजकल तो एक लीगल माँ बाप के लड़के, मतलब अगर जान रहे लीगल माँ बाप हैं और जान रहे कि भैया ये मेरे बच्ची अब जन्म गई, मतलब है पेट में पले, तो उसको सब गिरा दे रहे हैं, है ना? जबकि उसकी, लेकिन यहाँ पे किसके लिए किया वो आप समझने की कोशिश करिए, है ना? ये अच्छे कामों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। सही बात है। आगे इंटरफेरान क्या है और इसके महत्व को समझिए। इंटरफेरान कैसेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो इन कोशिकाओं को विषाणुओं से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसलिए इसे इंटरफेरान कहते हैं, इंटरफेयर कर देना कहा गया है ना। इंटरफेरान विषाणुओं के केंद्रीय अम्ल यानी कि न्यूक्लियस एसिड संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते। तो इंटरफेरान आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर इन सब एक एक चीजों को बताने को तो मैं बहुत बहुत ही प्रैक्टिकली, मुझे जो जानते हैं वो जानते होंगे, बहुत प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ। पर देखिए, आपके पास उतनी समय नहीं है ना मेरे पास इतनी समय है, एग्जाम सर पे है। प्रतिजैविक किसे कहते हैं? दो प्रतिजैविक का नाम बताओ। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, है ना, प्रतिजैविक कहलाते हैं। वर्तमान समय में लगभग 7,000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। ठीक, आगे बढ़िए। रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी। IUCN द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक का मतलब हुआ रेड अलर्ट होना, मतलब रेड अलर्ट मतलब कि वो बेचारा, वो जो जाति है उस संकट में अब है। ठीक है। अच्छा, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीवों जैसे एक सिंग वाला गैड़ा हो गया, कस्तूरी हिरण हो गया, बाघ हो गया, बब्बर शेर आज शामिल हो चुके हैं। यानी इन पर खतरा है, इनके वंश पे खतरा है। अगर इस पे सही तरीके से काम नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर ये एक समय में हम लोग को ठीक उसी तरीके से किताबों में पढ़ते हुए मिलेंगे। जैसे एक था डायनासोर, आप लोग कहते हो एक था टाइगर ना, मैं कहता हूँ एक था डायनासोर, ऐसा है ना। कहाँ है आज के डेट में? देखिए, जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण बताइए। भाई अंधाधुंध आप क्या कर रहे हो? वनों की कटाई कर रहे हो, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार आप कर रहे हो, मानव की क्रियाओं, आपने जो भी गंदगी मचाया है पर्यावरण में, है भूल बस या जानबूझ करके वनों में लगाई गई आग और न जाने कितने प्रकार के सब प्रदूषण, ये सब इसके प्रमुख कारण है कि जैव विविधता यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें आप क्या हो रही है? कमी आ रही है। देखिए, सहभोजता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दो जीवों के बीच होने वाला या होने वाली ऐसी परस्पर क्रिया है, यानी आपस की क्रिया है, जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो इस संबंध को सहभोजता कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। किस तरीके से बता सकते हैं? देखिए, अभी आइए, रुकिए। परजीवता पर संक्षिप्त टिप्पणी। ऐसे जीवों को जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवता दो जीवों के बीच होने वाली परस्पर क्रिया है जिससे या जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होता है। मान लीजिए ले लो, इंसान के सर पे जू होते हैं, तो जू क्या कर रहा है? मेरा उसका तो लाभ हो रहा है लेकिन मेरा हानि हो रहा है। पूछो क्यों?
क्योंकि वो मेरा खून चूस रहा है। तो परजीविता का एग्जाम्पल हमने अच्छे से आपको दे दिया। अब एक है सहोपकारिता। सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी आपस की क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ मिलता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जैसे आप ले लीजिए पादप तथा शैवाल में संबंध ले लीजिए। और बात रही सहभोजिता वाला, तो इसका हम आपको कहते हुए बताएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई कोई गाय भैंस है, गाय या भैंस कोई भी, तो वो चर रही है, तो उसके ऊपर क्या एक कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, कौवा बैठा हुआ है, तो कौवा क्या कर रहा है, उसका हानि कर रहा है? नहीं, का हानि कर रहा है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक घास के मैदान में चरता हुआ कोई भी पशु के ऊपर बैठा हुआ कोई दूसरा अन्य पक्षी, ये सहभोजिता में आप ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। प्रतिस्पर्धा पर, अब प्रतिस्पर्धा से पता ही चल रहा है कि भैया यहाँ पर जीवों में, देखिए जीवों में करा कि जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच होती है तो इसे अंतरजातीय कहेंगे, और जब अलग अलग जातियों के बीच में होगा तो क्या कहेंगे, अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। ठीक है, आपको हम परजीवी जंतु किसे कहते हैं, परजीवी के बारे में अभी बताए थे, याद करिए अगर आप लोग। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको हम बता चुके हैं। जीन चिकित्सा भी हम बता चुके हैं, उसी में परजीवी है तो जीन चिकित्सा वही है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होंगी, एक रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, नर या ड्रोन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडों से होता है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक बेचारी क्या करती है, ये फूलों से मधुरस इकट्ठा करती है। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग जो होते हैं वो अविकसित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, यही लिख देना आपको। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उलवेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इस माने कि गुणसूत्र में असमानता तो नहीं है, नहीं तो फिर जाके बच्चा कहीं डिस्टर्ब हो जाए, इस टाइप का। इसमें गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है कि कौन सी इसमें कमियां हैं, और उस कमियों को फिर क्या करते हैं लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग करने भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और इसके लिए क्या किया गया, गैर कानूनी हमारी सरकार ने इसको घोषित कर चुका है, भारत सरकार ने। ठीक है, तो ये आपने ये जाना कि ये एक्चुअली में जो उलवेधन है या एमनियोसेंटेसिस है, ये एक्चुअली में एक टेक्निक है, समझिए, जिसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो सामान्य बच्चा है या कोई उसमें कोई डिफाल्टेशन है, मतलब गुड़ में कोई मतलब अवगुण है टाइप का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए आगे बढ़िए। देखिए, पीसीआर का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों यानी कॉपी का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में विशेष रूप से 3 चरण होते हैं, एक निषिद्धीकरण होता है, तापानुशीलन होता है और ये विस्तार होता है। देखिए, पीसीआर का फुल फॉर्म पूछता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वीडियो में कुछ ऐसी चीजें जो मैं बोल के बता रहा हूँ तो उसको भी इग्नोर करेंगे तो लाइफ आपकी इग्नोर खुद होगी। बायोरिएक्टर पर बताया संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्मजीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास में कोई खास, मेरे पास में क्या है, मेरे अंदर कोई खास गुण है, तो आप एक खास गुण है, ठीक है, अच्छी बात है, तो उस खास गुण को हम अचानक कि विकसित हो जाए, ढेर सारा खास गुण मेरा, मतलब एक, समझिए बात को, खास गुण मेरे पास है, ढेर सारा खास गुण हो जाए और समाज में बांटना है मुझे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मेरे वाले सेल्स को, मेरे पूरे शरीर को तो लेंगे नहीं, मेरे एक सेल्स को लेंगे और उसको क्या करेंगे, इसको एक बायोरिएक्टर में डालेंगे और उसमें
मतलब एक सामान्य ताप पर अनुकूल परिस्थितियों में इसको क्या करेंगे, और इसका पीएच वगैरह मेंटेन करके इसको हम लोग इसकी संख्या को हम बढ़ा देंगे, ताकि मान लीजिए कि अरे आप समझिए बात को, अगर आप लोग को नहीं समझ आता तो बस समझिए सिंपल से कि मेरे अंदर एक ऐसा सेल पाया गया है, जो मेरे अंदर एक ऐसा सेल है, ठीक है, जो क्या करता है, जो मान लीजिए वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा हमारे अंदर, खास मेरे अंदर ये देखा कि शिवराम सर के अंदर एक ऐसा क्या है, सेल है, जो आज की जो एड्स वाला रोग है उसका समाप्त कर सकता है। तो क्या मुझे वो पूरा वैज्ञानिक लोग मार डालेंगे? नहीं, मुझे मार देंगे तब क्या होने वाला है? तो मेरे सेल्स को, किसी एक सेल्स को लेंगे और उसको उसको सूक्ष्म जीव के माध्यम से अंडर अनुकूल कंडीशन और पीएच को मेंटेन करते हुए उसको उसका विस्तार करवाएंगे, उसका संवर्धन कराएंगे। तो एक से हजारों संख्या में क्या हम मतलब मेरे मेरे खुद के क्या निकल जाएंगे, वो जो मेरे सेल्स हैं वो निकलेंगे, और वो सेल्स का मेडिसिन बना करके और वो लोग क्या करेंगे, वो उन लोगों को देंगे जो लोग बेचारे क्या हैं, जो लोग एड्स से पीड़ित हैं, उनके लिए काम आ जाएगा। बस बायोरिएक्टर ऐसा ही इसी सिद्धांत पे काम करता है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको क्या कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना चाहिए। आगे बढ़िए। अब अगर देखें आप लोग तो यहाँ पे कह रहा है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? भाई देखिए, जो फल होता है आमतौर पर वो कहाँ से बनता है? अंडाशय से बनता है ना। अगर अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है तो वह, तो क्या कहेंगे इसको, तो कहेंगे कि ये सत्य फल है। लेकिन यदि फूल का विकास अंडाशय से न होवे, बल्कि कहाँ से हुए, पुष्पासन से होवे। कहाँ से हुए? पुष्पासन से। जब पुष्पासन वाले भाग से होता है फल का निर्माण, तो ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब इसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि सेब जो बना है सेब ना, ये क्या है, ये जिससे भी मतलब सेब किससे बनेगा, आपने पहले फूल रहा होगा तब फल बना होगा। तो जो सेब का फूल है उसका उसका पुष्पासन वाला जो हिस्सा है वही फल में परिवर्तित होता है, जबकि होना क्या चाहिए था, उसका अंडाशय वाला हिस्सा फल में बदलना चाहिए था। अगर अंडाशय वाला हिस्सा फल में बदला होता तो हम क्या कहते हैं आज, तो वो कहते हैं सत्य फल है, लेकिन तो असत्य फल है। बहुभुरता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभुरता कहते हैं। बात ही से पता चल रहा है, यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे पाइनस हो गया, संतरा हो गया आदि। आगे बढ़िए, साथ स्क्रीन ले लीजिए। दोहरा निषेचन किसे कहेंगे भाई? पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण में 2 बार निषेचन होता है, तो इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहेंगे। बस आवर्त चक्र क्या है ये किसी को नहीं पता है, इसको प्लीज आप प्लीज समझिए मेरी बात को, थोड़ी समझिए। आवर्त चक्र क्या है, और आवर्त चक्र का के लिए कौन सा हार्मोन नियमन उसको करता है, तो भैया FSH और LH नाम के हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। और ये आपको सबको पता है, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर आपके पास कहता है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकारों के हिसाब से इनके कार्यों की भी बता दीजिए, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये अधिक अणुभार वाली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना डीएनए से अलग होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा होती है और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होती है। अच्छा, अगर आप देखो तो ये 3 प्रकार के होते हैं मेन रूप से। आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। यह राइबोसोम की रचना में भाग लेता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। टीआरएनए क्या करता है? यह ट्रांसफर आरएनए है, मतलब स्थानांतरण आरएनए है। ये कोशिका की कुल संख्या, मतलब जो कोशिका की कुल आरएनए है उसका 15% हिस्सा होता है। 15 से 18% मान के चलिए। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाता है, यानी ये लाएगा राइबोसोम को पकड़ के और किसको देगा? आरएनए को देगा। और आरएनए क्या करेगा? उस राइबोसोम को प्रोटीन में बदलेगा। अच्छा, ये एमआरएनए क्या करता है? ये मैसेज का काम करता है। ये डीएनए के पास जाता है और क्या करता है? उस डीएनए से प्राप्त मैसेज को लाता है और जाकर राइबोसोम को कहता है, देख भैया तू प्रोटीन का संश्लेषण तो कर रहा है, लेकिन ऐसा करना है, क्योंकि ऐसे से हमको संदेश मिला है। कौन संदेश दिया है? डीएनए ने संदेश दिया है। तो कह रहे यह कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। इसका निर्माण कोशिका के डीएनए सांचे पर होता है। डीएनए सांचे पर अगर हो रहा है तो इसका मतलब डीएनए का सारा मैसेज इसके अंदर होगा। यह केंद्रक के केंद्रक से आदेश लेकर के राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। मतलब कि
किससे आदेश देता है? आदेश लेने का मतलब किसकी बात को सुनता है? डीएनए की बात को सुनता है। डीएनए कहता है कि भैया जाके ऐसे ऐसे बता देना, तो जाके ये संदेश देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। और आप बताइए यहाँ पर आपको इसमें बताने क्या हो सकता है? कह रहा मनुष्य में लिंग निर्धारक कैसे होता है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, होता कि नहीं? 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ा होता है। तो अब उसमें भी देखेंगे तो दो प्रकार के होंगे आपको। एक दैहिक होगा जिसको कायिक गुणसूत्र कहते हैं, एक लिंग गुणसूत्र होता है। दैहिक गुणसूत्र 22 जोड़ी होते हैं। 22 जोड़ी मतलब 44 हो गए। और एक क्या होता है, एक आपके पास लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई। मनुष्य में, मतलब मनुष्य नहीं कहें आप, यहाँ पे कहते हैं मेल में, और फीमेल में तो ये भी यक्स ही होता है। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं, जिन्हें कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो मादा में यक्स था, यही पुरुषों में अगर कहा जाए तो ये नर में मतलब तो यक्स वाई होता है। युग्मनक मतलब युग्मक जनन के समय असूत्रीय विभाजन होगा तो बताइए ये महिला में से कितना आएगा? मात्र इसमें से आएगी 46 में से 23। अच्छा, अब पुरुष में से कितना आएगा? वो भी 23 आएगा, क्योंकि अर्धसूत्री माने उसका आधा आएगा। अब फिर से ये 23 और 23 46 बन जाएंगे। लेकिन 46 बन गए तो 46 बनने से एक पूर्ण इंसान बनेगा वो, लेकिन इंसान वो नर बनेगी या बनेगा, या मादा बनेगी या बनेगा। तो नर या मादा बनने के लिए उसको लिंग पर लिंग गुणसूत्र उसका जांच करना पड़ता है। मतलब कि लिंग गुणसूत्र, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं एक्स वाई आ गया, तब वो जाकर के पुरुष बन सकता है, यानी मेल बन सकता है, नहीं तो वो फीमेल ही रहेगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि लिंग निर्धारक कैसे होता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस प्रकार शुक्राणु, अच्छा शुक्राणु किसमें पाएंगे? मेल में। अब मेल ही में एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई ही जिम्मेदार होते हैं, शुक्राणु ही जिम्मेदार होता है कि वो उसका मतलब लिंग निर्धारण में, कहने का मतलब है कि लिंग निर्धारण में शुक्राणु जिम्मेदार होता है ना। ये अंडाणु जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि अंडाणु में तो सब एक्स 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 ऐसे होता रहता है। पर यहाँ पर जो शुक्राणु के अलावा जो अंडाणु, उसके अलावा अगर शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु में एक्स एक्स सब होता है, लेकिन एक जगह है जहाँ लिंग गुणसूत्र रहता है एक जोड़ा, यानी डू यानी एक्स वाई, वो आपके पास में सिर्फ पूरे में एक्स वाई ही, यानी एक जोड़ा, यानी कि 2 संख्या में, यही क्या होते हैं जो लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है मेंडल के परिभाषा का नियम बताओ। तो परिभाषा का नियम क्या है? जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को पूरी तरह दबा देता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये शुद्ध लंबा है और यहाँ शुद्ध बौना है, तो दोनों मिला तो यहाँ पे एक तो बड़ा वाला है और एक तो छोटा वाला है। क्या बड़ा छोटा? बड़ा छोटा का मतलब कि ये बड़ा वाला आपके पास में इसका शुद्ध पौधे से बड़ा वाला फैक्टर आया है, जीन फैक्टर, और यहाँ से छोटे वाला जीन फैक्टर आया है। लेकिन देखने में तो ये लग रहा है कि लंबा, दिखने में कैसे लग रहा था उस समय जब मेंडल ने देखा कि पौधा लंबा था, तो लोगों ने कहा लंबा क्यों है? तो इसने कहा बड़ा टी है इसमें इसलिए। तो उसने कहा कि लोगों ने कहा कि छोटा टी भी तो है, तो उसने कहा कि भैया यहाँ पर छोटा टी अप्रभावी है और बड़ा टी प्रभावी है। तो इसी को जो इन्होंने बताया, इसी लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेरी बात अगर आई हो समझ में तो आ जाइए, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए बध्याकरण से आप क्या समझते हैं? भैया बध्याकरण तो वही अभी इससे पहले मैं बताया हूँ कि मैं नसबंदी के बारे में बताऊंगा। तो देखो बध्याकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें नर या मादा के जनन वाहिनिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। यह जनन क्षमता को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सर्वाधिक सफल विधि है। यह 2 प्रकार के होते हैं। महिला नसबंदी अगर होंगी तो इसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी को, जिसको अंडवाहिनी मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, फैलोपियन ट्यूब है ना, काट कर बांध दिया जाता है ताकि अंडाशय में बनने वाले अंडाणु अंडवाहिनी नलिका में आगे न बढ़ सके तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी तरह रुक सके। इस विधि से जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं इसको पीछे बताया हूँ, तो वीडियो को शुरुआती में मैंने बताया, तो उसको प्लीज उस वहां से करके देख लीजिए कि मैंने इसका चित्र अभी बताया था कि नहीं आप लोगों को। आप पुरुष वाला भी बताया था मैंने, इसको वेक्सोटॉमी कहते हैं। इस विधि में पुरुषों के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है ताकि वृषण में बनने वाले शुक्राणु आगे न बढ़ सके तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो सके। इसका जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोनों एक सेफ विधि है। ओके, यौन संचारी रोग क्या है? तो कह रहा है कि ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारी रोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, सुजाक यानी गोनोरिया। यह रोग
नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। लक्षण इसमें क्या पाए जाते हैं अगर ये हो जाए तो? पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। मूत्र त्यागने के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। यह ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाती है। जोड़ों में दर्द व सूजन या फिर पीड़ा का कारण बनती है। उपदंश जिसको सिफिलिस कहते हैं, यह रोग ट्रिपोनेमा, क्या लिखा पूरा, ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। यानी कि जीवाणु का क्या नाम है? ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु है। इससे सिफिलिस नाम का क्या हो गए रोग होंगे। इसको हिंदी में उपदंश भी कहते हैं। अगर ये हो जाएंगे तो लक्षण क्या देखने को मिलेगा? पुरुषों व महिलाओं के जनन अंग पे लाल दाने हो जाते हैं। मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। अधिक संक्रमण में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क या यहाँ तक कि यकृत को, लीवर को भी डैमेज करता है। आगे प्रखनली वाला अगर देखें तो प्रखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। प्रखनली शिशु IVF तकनीकी इसको बोला जाता है। ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिसमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीकी में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से प्रखनली में निषेचित कराया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को अंतःपात्र निषेचन कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर गर्भावस्था पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रखनली शिशु कहते हैं। इसी को ऐसे ही इसी फॉर्मेट में इसी अंदाज में लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुक्र जनन क्या है ना? अब देखिए, वृषण कहाँ होता है? मनुष्य के अंदर यानी मेल में। वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया 3 चरण में होती है। पहला गुणन होगा। गुणन में क्या होगा? ये मतलब कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे द्विगुणन होता रहता है। समसूत्री विभाजन होगा। 2n से 2n ही बनेगा, 2n से 2n ही बनेगा, यानी कि 2n से 2n ही बन रहा है। अच्छा, वृद्धि के समय में क्या होगा कि ये इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करती है और आकार में वृद्धि हो जाती है तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। और परिपक्वता के समय में क्या होता है? इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम पहले क्या होगा? समसूत्री अभी तक होता है, अब अर्धसूत्री होगा। यानी कि परिपक्वता का मतलब कि जब ये अब परिपक्व हो गया है और परिपक्व होकर के अब ये मादा गर्भाशय में जाएगा तो वहाँ पे 23 जोड़ा, मतलब 23 जोड़ी इसके पास नहीं रहेगी। मतलब समझ रहे बात को? 46 तो नहीं रह जाएगा, 46 उसका आधा ही आएगा, यानी 23 आएगा तो 46 का आधा 23 होता है, तो 23 यहाँ से आया। अच्छा, और 23 कहाँ से आएगा? मतलब 23 शुक्राणु से हो गया और 23 अंडाणु से हो गया, तो 23 46 फिर से हो गया, तो 46 से पूर्ण मानव फिर से बन जाता है। तो कह रहा है परिपक्वन अवस्था में, इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूरा शुक्राणु कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या मेरी बात आप लोग समझ आ रही है? आ रही है तो ठीक है, नहीं तो भाई आगे स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़िए। अंडाणु जनन भी होती है, सेम वही कहानी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। असंग जनन क्या है? उदाहरण देकर बताओ। पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को असंग जनन या असंग जनन ही कहिए, असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक कायिक जनन, एक अनिषेक बीजता। तो कायिक जनन में इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया आदि। जबकि अनिषेक बीजता में इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है और लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन या एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन मतलब संयुग्मन, मतलब यहाँ जाइगोट नहीं बनेंगे, यानी कि मेल और फीमेल आपस में फ्यूज, उनके मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु ये आपस में फ्यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या बड़ी अच्छी बात क्या कर रहा है? अनिषेक बीजता में इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन यानी जाइगोट का फॉर्मेशन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है ना?
जैसे धतूरा हो गया, इसका एग्जाम्पल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आज यहीं तक हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करिए, और किस पर अभी वीडियो आपको चाहिए, अगली वाली वीडियो, उसको भी बताइए। इसी तरीके से एग्जाम में आपको हम हेल्प करते रहेंगे। आप लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके जरूर हमें बताइए। अगर आपको अब जिस पर भी वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखें, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे, इसी फॉर्मेट में लाएंगे। आपको हम ये चीज़ें जो मेरी नोट्स है उसको मैं शेयर करूंगा, आप टेंशन मत रखें। आप लोग बढ़िया से अपनी एग्जाम को दीजिए। आप लोग मुझे धैर्य से सुने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।